हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रा एजुकेशन। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन भाई? झारखंड से जल 2022 का मैं पेपर 3 को डिस्कस कर रहा हूं और आज का टॉपिक रहेगा जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। ओके, सामान्य विज्ञान से मैं क्वेश्चन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखूंगा। कल भी इसका एक पार्ट अपलोड किया गया था, आज पार्ट नंबर 2 आया है। कुछ कुछ वही जीएसएससी सीजीएल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया जैसा कि कल था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपके जीएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत सारे ल्यूक्रेटिव चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। जाके आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार चेकआउट कर लीजिए, हर एक सब्जेक्ट का मैं अच्छे से डाल रहा हूं। पेपर 1 और 3, ओके, पेपर 1 और 3 को मैं यहाँ पे आपका प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ठीक है। और आपका कोई फीडबैक होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर नंबर 3 जनरल साइंस का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 भी जाकर रिवाइज कीजिएगा भाई, अलग अलग चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इससे 20 क्वेश्चन आएगा और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी अपलोड मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। और देखता हूँ झारखंड जी के जल्दी ही आने वाला है उसका वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट, स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, स्याही का दाग अगर लग जाता है तो क्या होता है, जल्दी छूटता है नहीं। तो उसमें किसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं? एसिटिक एसिड का, फॉर्मिक एसिड का, मैलिक एसिड का या ऑक्जेलिक एसिड का? तो किसका यूज कीजिएगा? तो इसमें हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। किसका? ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं स्याही का दाग को मिटाने के लिए। ओके, तो इसको याद रखिएगा। बाकी एसिटिक एसिड आप लोग को मालूम होगा, एसिटिक एसिड जो होता है से सिरका में होता है, ठीक है। विनेगर जिसको आप बोलते हैं विनेगर, ठीक है, उस सिरका में होता है। उसमें 5 to 8% सोल्यूशन को हम लोग सिरका बोलते हैं, आप लोग को मालूम होगा। फॉर्मिक एसिड जो है से आपका एंट में पाया जाता है। एंट का नाम सुने हैं ना, एंट, ANT, एंट। अभी सबका फॉर्मूला भी बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। एंट या बी, मधुमक्खी जो होता है कि डंक या फिर चींटी का डंक में पाया जाता है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का एक और नाम है मिथेनोइक एसिड, जो कि IUPAC नेम है। मैलिक एसिड आपको एप्पल में देखने को मिलेगा। क्या इसमें देखने को मिलेगा? एप्पल में देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा फॉर्मूला सबको बताता हूँ। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH और फॉर्मिक एसिड जिसको आप लोग मिथेनोइक एसिड बोलते हैं उसका HCOOH होता है, ठीक है। तीसरा चीज़ इसके बारे में आइडिया रखिएगा। एसिड में हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन एक मेन एलिमेंट होता है ना, हाइड्रोजन हमेशा प्रेजेंट होता है। बोले पूछेगा कि कोई भी अम्ल में जो है से कौन सा एलिमेंट अनिवार्य रूप से होता है, तो हाइड्रोजन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी ये सारे क्वेश्चंस हो गए यहाँ से, और देखता हूँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होगा ना तो मैं साथ में लेते चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ साथ में लेकर चलना होगा, ठीक है। यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं, चलिए याद रखिएगा। और हाँ, एक नेटल प्लांट होता है, उसमें भी NETTLE नेटल का प्लांट होता है, तो उसका डंक में भी देखिएगा तो आपका फॉर्मिक एसिड रहता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम अभिक्रियाशील कौन है? आयरन, कॉपर, सिल्वर या गोल्ड? बताइए। तो आप लोग जनरली देखे होंगे कि जो आभूषण वगैरह बनाने के लिए यूज होता है गोल्ड और सिल्वर का ज़्यादा यूज करते हैं। तो कॉमन सेंस के बेसिस पे भी लग जाएगा, ए और बी तो होगा नहीं क्योंकि इसमें जंग लग जाता है। ओके, तो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड। ऐसे ऑप्शन में प्लेटिनम नहीं है, पीरियोडिक क्या बोलता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज में जाइएगा तो उस ऐसे है आपका, ठीक है, AG, AU और PT, ठीक है। यानी कि सबसे कम प्लेटिनम है, लेकिन प्लेटिनम तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका गोल्ड हो गया AU, ठीक है। गोल्ड हो गया, सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। और गोल्ड का जो प्योरिटी होता है उसको हम लोग कैरेट में मापते हैं, और प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का होता है। सिल्वर आप लोग के बारे में जानते होंगे, सिल्वर जो होता है जिसको AG सिंबल है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक है। बाकी कॉपर का हम लोग जनरली यूज करते हैं बहुत लार्ज स्केल पर अपना वायर में, ठीक है। और आयरन तो आप लोग जानते होंगे, बहुत सारा इसका भी यूज है। तो यही सारा आपका सबसे कम अभिक्रियाशील हो गया। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है भाई? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील आपका पोटेशियम हो गया। क्या हो गया? पोटेशियम है, जिसको K सेट बोलते हैं ना। और एक है उसके बाद सोडियम। पोटेशियम वगैरह में जनरली देखिएगा ऐसे भी आग पकड़ लेगा हवा में, और सोडियम वगैरह में भी ऐसे ही काम होता है कि हवा में भी आग पकड़ लेता है और ये पानी में भी आग पकड़ लेता है। इसीलिए भी इस बेचारों को हम लोग केरोसिन ऑयल में डाल कर रखते हैं सोडियम को, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। यही सारा चीज़ हो गया, देख लीजिएगा। सबसे कम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील यही है। पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ओस्मियम है, याद रखिएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिका से कौन सा रोग होता है? चलिए एक तरह का अमीबा का ही है, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो बताइए कौन सा रोग होता है? मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड या पीलिया? तो क्या होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका से आपको पेचिस देखने को मिलता है। पेचिस आप लोग जानते हैं, डायसेंट्री जिसको बोलते हैं आप लोग, बार बार दस्त वगैरह होता है उसको पेचिस बोला जाता है, तो वही होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका से। मलेरिया आपका देखिएगा होता है आपका फीमल एनाफोलिस मॉस्किटो के काटने से होता है, लेकिन एक्चुअली में होता है प्लाज्मोडियम के चलते, ठीक है, जो कि एक पैरासाइट है। और पेचिस देख लीजिए बैक्टीरियल क्या है एक तरह से, यहाँ से देखिएगा एंट अमीबा से है, ठीक है।
और टाइफाइड जो होता है सब लोग को पता होगा, एक तरह से भी बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, टाइफाइड वगैरह, टाइफाइड आपका बॉडी का हर एक ऑर्गन को लगभग, मतलब जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये सब को प्रभावित करता है। गंदा खाना पीना से बोला जाता है कि टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। और पीलिया जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है, या लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है, जिसमें शरीर का कलर थोड़ा सा पीला टाइप का पड़ने लगता है, ठीक है। तो यही है पीलिया के बारे में याद रखिएगा, लीवर को अफेक्ट करता है। तो चलिए यही सारी चीज़ें कुछ कुछ था इसमें से याद रखिएगा। पेचिस होता है एंटमीबा हिस्टोरिका से होने वाला रोग। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, ठीक है। फोकस दूरी समझ में आता है ना, तो किस रंग के लिए फोकस दूरी अधिकतम होता है, तो अगर लाल रंग का प्रकाश है, ठीक है, लाल रंग का अगर प्रकाश है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, अधिकतम होगा लाल रंग के लिए। किसके लिए, लाल रंग के लिए फोकस दूरी उसका अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप लोगों को पता है ना, जब प्रिज्म से किसी अगर व्हाइट लाइट को गुजारा जाता है तो वो क्या करता है, 7 कलर में बढ़ जाता है, पता है ना। अगर स्क्रीन रहता है तो 7 कलर में बढ़ जाता है, जिसको आप लोग विबग्योर लिखते हैं। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका होता है, वॉयलेट कलर का, और सबसे कम होता है रेड का, ठीक है। तो रेड लाइट का जो होता है तरंगदैर्घ्य जो होता है से क्या होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए उसका यूज हम लोग सिग्नल में करते हैं। वॉयलेट का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। आपको पता है ना, रेड कलर का तरंगदैर्घ्य जिसको वेवलेंथ बोलते हैं सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ को लैम्डा से करते हैं। तो वेवलेंथ जो होता है, मतलब स्कैटरिंग जो होता है, स्कैटरिंग का फॉर्मूला जो कि आप लोग परिकिरण बोलते हैं, वो होता है 1/λ⁴, डायरेक्टली पॉइंट टू 1/λ⁴, यानी कि इन्वर्सली पॉइंट टू λ⁴। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, समझिए कि उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सिग्नल यूज करते हैं ताकि हम लोग देख सके। समझ में आ चुका है ना। चलिए लेंस से रिलेटेड कोई कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे तो इंपॉर्टेंट यही है कि पावर ऑफ लेंस जो होता है उसका क्षमता याद रखिएगा, लेंस की क्षमता को डायोप्टर बोलते हैं। एक दो लेंस होता है, एक कनकेव होता है, एक कन्वेक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, कॉनकेव, और एक होता है कन्वेक्स, ठीक है। तो कनकेव लेंस का जो आपको देखने को मिलेगा पावर वो निगेटिव होगा, और कन्वेक्स लेंस का पावर जो होगा पॉजिटिव होगा। तो किसी चश्मे का पूछेगा कि आदमी है उसका चश्मा का जो पावर है वो माइनस में है, तो कौन सा लेंस होगा, तो कनकेव यानी कि अवतल लेंस, ठीक है। और कॉन्वेक्स अगर बोल देगा प्लस होगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। और कॉनकेव लेंस का उपचार करने के किसके लिए करते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के लिए। और कॉन्वेक्स लेंस का जो है से हम लोग करते हैं दूरदृष्टि रोग के लिए, ठीक है, जिसको आप लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। समझ में आ चुका है। और पावर ऑफ लेंस को डायोप्टर बोलते हैं। और इसको एक पूछता है कि एक डायोप्टर क्या है, तो एक डायोप्टर लेंस की क्षमता वह होता है जिसका फोकस दूरी 1 मीटर होता है। तो बात समझ में आ चुका है हर एक चीज़ लेंस वगैरह के बारे में। चलिए तो यही सारा है। चलिए तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा सारा चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। सामान्य ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग जनरली जो होता है आप लोग देखे होंगे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 332 मीटर पर सेकंड होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है। तो कह रहा है कि अगर दाब को 4 गुना कर दिया जाए तो वेग कितना होगा, उसका स्पीड कितना हो जाएगा, ठीक है, स्पीड कितना हो जाएगा। अगर प्रेशर को 4 टाइम बढ़ा दें हम लोग दाब को तो कितना हो जाएगा। तो देखिए एक सबसे पहली बात है कि जो ध्वनि होता है वो प्रेशर पर डिपेंड करता ही नहीं है। क्या होता है, ध्वनि का स्पीड जो होता है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, तो कोई चेंज नहीं होगा। 332 मीटर का 332 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा, कोई चेंज इसमें होने जाने वाला नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है कि याद रखिएगा ध्वनि जो है से वैक्यूम, क्या बोल रहा हूँ, ध्वनि जो है से वैक्यूम यानी कि निर्वात से नहीं पार हो सकता है, ठीक है। इसको ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। और ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस यानी कि सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद गैस में सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है। और स्टील में जो है स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होता है, इसको याद रखिएगा, स्टील में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होता है। बाकी आप लोगों ने देख लिया प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है ध्वनि, ठीक है। एक क्वेश्चन बताइएगा, जो ध्वनि है किस तरह का वेव है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बता सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बता सकिए तो कमेंट बॉक्स में। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, चलिए लाइट ट्रांसवर्स वेव बता दिया। ध्वनि के बारे में बताइए किस तरह का वेव है ध्वनि, ठीक है, समझ में आ चुका है ना। तो अगर पूछेगा कि आकाश में अगर वहाँ पे अगर कोई पत्थर फेंका जाए तो आवाज़ करेगा, तो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है, निर्वात है। तो इसको ट्रेवल करने के लिए सिंपली कोई ना कोई मतलब मीडियम चाहिए होता है, अदरवाइज ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है।
तो चलिए इसका कोई चेंज नहीं होगा, स्पीड में वो जैसा तैसा रहेगा, दाब को बढ़ाइए या घटाइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट, ठीक है, एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट में देखिएगा एलर्जी वगैरह हो जाता है तो उसके लिए ब्लड टेस्ट होता है, तो मनुष्यों के लिए क्या शामिल है, यानी कि बहुत सारा टेस्ट कराया जाता है, तो उसमें से कौन सा नहीं है आपको चुनना है। तो देखिए हीमोग्लोबिन AC जो है से आपके लिए नहीं होता है, ठीक है, मतलब आपके लिए नहीं, एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट के लिए नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? क्या होता है, एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट के लिए हीमोग्लोबिन AC नहीं होता है। इसमें हम लोग ब्लड शुगर जो होता है ना, ब्लड शुगर, ठीक है, उसको जांच करने के लिए हम लोग हीमोग्लोबिन AC का यूज करते हैं। बाकी सारा रास्ट, एलिसा, IgE टेस्ट वो जो है स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट। बाकी ब्लड शुगर को जांच करने के लिए हीमोग्लोबिन AC होता है। समझे बात को? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन हमारा बॉडी में जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। समझ में आ गया? यही सारा है। और कुछ कुछ टेस्ट के बारे में बताता हूँ। एलिसा टेस्ट यहाँ पे है, वो एड्स के लिए होता है, HIV एड्स के लिए, समझा है ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका वायरस होता है HIV, ठीक है, HIV वायरस है, एड्स रोग है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो यही सारा है, HIV एड्स वायरस होता है, एड्स आपका होता है रोग होता है, तो याद रखिएगा। और एक होता है विडाल टेस्ट, क्या होता है, विडाल टेस्ट आप लोग देखे होंगे, टाइफाइड जांच के लिए होता है, किसके लिए, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड जांच के लिए होता है आपका विडाल टेस्ट, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, THIPHOID होता है ना, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे, आंसर हो गया हीमोग्लोबिन AC, एलर्जी स्क्रीनिंग ब्लड टेस्ट में नहीं होता है। ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, पता है ना, बताया था ना, ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता, चलिए बताइए कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है, हैजा, निमोनिया, रेबीज या कुकुर खांसी। देखिए तो सारा चीज़ जो जितना हो रहा है सारा बैक्टीरिया से होता है। एक रेबीज जो होता है ना, वो जो होता है वायरस से होता है, क्या होता है, एक वायरल डिजीज है, ठीक है, क्या है, वायरस से होता है डिजीज, ठीक है, कुत्ता वगैरह काटने से, एनिमल वगैरह काटने से रेबीज हो जाता है, आप लोग को मालूम है, तो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। बाकी हैजा, निमोनिया और जितना कुकुर खांसी वगैरह आप देख लो, पर्टूसिस जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, निमोनिया वगैरह में देखे होंगे, मतलब ठंडा, जो लोगों को जो निमोनिया पेशेंट को जल्दी जल्दी खांसी होने लगता है, और हैजा तो बहुत भयंकर बीमारी था, बहुत पहले गाँव के गाँव खत्म हो जाता था, ठीक है। तो रेबीज वायरस से होने वाला रोग है, बाकी सब बैक्टीरिया से होता है। ECG द्वारा शरीर के किस अंग का पता लगाया जाता है, यानी कि ECG जांच आप लोग सुने होंगे, नाम किसका होता है, तो इसका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जनरली सिर, नाक, पेट या हृदय, किसके लिए जांच होता है, तो देखे होंगे कि जो ECG होता है वो होता है हृदय के जांच के लिए। हम लोग जनरली हार्ट वगैरह प्रेशर कैसा चल रहा है, ब्लड प्रेशर वगैरह क्या है, ठीक है, कुछ उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं, इस जांच के लिए ECG किया जाता है। क्या किया जाता है, ECG किया जाता है, याद रखिएगा। हार्ट में टोटल 4 चैम्बर होता है, मालूम है ना, मछली में टोटल 2 चैम्बर होता है, हार्ट का कोष्ठक जिसको आप बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये हृदय हो गया आपका आंसर। हृदय मेन फंक्शन क्या है, हृदय का मेन फंक्शन होता है कि ब्लड को साफ करता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट भी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। यहाँ से ECG के तर्ज पर EEG होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ, क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, ठीक है, तो यही सारा होता है। ये भी एक जांच होता है, अभी ब्रेन के लिए होता है, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रोइंसेफ्लो जो ग्राम होता है, ठीक है, वो किसके लिए होता है, वो आपका ब्रेन का जांच के लिए होता है। ब्रेन देखा जाता है कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, जब माथा वगैरह दर्द करता है ना, तब इसका जांच कराया जाता है ब्रेन के लिए, EEG का। इंसुलिन की खोज किसने किया था बताइए, FG बेंटिंग, मैडम क्यूरी, ग्राहम बेल या न्यूटन। तो इसका आंसर है आपका FG बेंटिंग, ठीक है, FG बेंटिंग जो है से इंसुलिन की खोज किए थे। मैडम क्यूरी किसका खोज किए थे, आपको याद है, मैडम क्यूरी रेडियम की खोज किए थे, किसका, रेडियम का। रेडियो एक्टिविटी की खोज नहीं किए थे, याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेक्वेरियल किए थे। रेडियम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, रेडियम, ओके, वो की थी मैडम क्यूरी। ग्राहम बेल किसका किए थे, याद है आपका, टेलीफोन का, हेलो बोलते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड का नाम था। न्यूटन क्या किए थे, न्यूटन तो बहुत सारी चीज़ का आविष्कार किए थे, लॉ ऑफ मोशन यही दिए थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ आविष्कार किए हैं, क्या बोलूँ उनके बारे में, एक तो मैं बता दिया। चलिए तो यही सारा चीज़ है, तो देख लिया आप लोगों ने। एक नेक्स्ट स्लाइड को ना थोड़ा सा अच्छा समझ लीजिएगा, यहाँ से ना क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। इंसुलिन की खोज तो मैं बता दिया, जेफ बेंटिंग किए थे 1921 में। पेनिसिलिन की खोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था 1921 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। अभी फंगस से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, किससे, पेनिसिलिन एक फंगस से प्राप्त होता है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर किए थे 1796 में, याद रखिएगा। और पोलियो का टीका किए थे जून साल 1950 में ऐसे हुआ था, लेकिन प्रयोग बाद में 1954 में हुआ था।
रेबीज का टीका लुई पास्चर विकसित किए थे, याद है आपको। और फादर ऑफ जो है से हम लोग वैक्सीन बोलते हैं एडवर्ड जेनर को। किसको बोलते हैं? एडवर्ड जेनर को हम लोग फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा, सारा चीज़ क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए, इंसुलिन क्या करता है, अभी आगे चर्चा करूँगा। इंसुलिन जो है से ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है ना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन, एक तरह का हार्मोन है, ठीक है। बात करेंगे अभी, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आएगा। निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतर नदी तथा समुद्री तरंगों की मिट्टी तथा सिल्ट से बनता है? जैसे देखे होंगे कि नदी में बाढ़ वगैरह आता है तो बहुत सारा फर्टाइल जो मिट्टी होता है चले आता है, तो उसको कौन सा मिट्टी वगैरह हम लोग बोलते हैं? कैसे बनता है वो? लैटेराइट, काली, जलोढ़ या बलुई मिट्टी? तो उसका आंसर होगा आपका, देख लीजिएगा, जलोढ़ मृदा होगा। क्या होगा? जलोढ़ मृदा होगा, मृदा होगा मिट्टी। इसको एलोवियल सॉइल बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलोवियल सॉइल। तो देखेंगे कि नदी और या समुद्री तरंगों से जो बनता है मिट्टी, वो क्या होता है? वो जलोढ़ मृदा होता है। लेटराइट मिट्टी आप लोग देखिएगा ना, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है, जिसके चलते जो है से आपका लाल दिखता है। काली मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काली मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसमें ह्यूमस और बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ह्यूमस मतलब जीवांश होता है, और इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होता है। पानी अगर एक बार सोख लिया तो जल्दी पानी मतलब खेत को पटाने की आवश्यकता नहीं होगी। काली मिट्टी में कपास और जो मूंगफली होता है, ग्राउंड नट, वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है इसमें, इसको याद रखिए काली मिट्टी को। और इसको काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, बलुई मिट्टी में बालू जैसा देखे होंगे मिट्टी, वही है। और जिसको समझ लीजिएगा, जलोढ़ मृदा होता है। जलोढ़ मृदा दो तरह का होता है, थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं इसके बारे में। देखिए, जो जलोढ़ होता है, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। क्या होता है? बांगर, एक खादर, ठीक है। तो बांगर और खादर जो है से याद रखिएगा, जैसे अगर भुला जाइएगा तो बोल्ड याद रखिएगा, BOLD, बी से बांगर हो गया, ओल्ड होता है, ठीक है। तो बोल्ड याद रखिएगा। अगर पूछता है कि बांगर जो ऐसा होता है ना कि नया मिट्टी होता है, नई जलोढ़ या पुरानी जलोढ़, तो याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, और नई जलोढ़ होता है उसको खादर कहा जाता है। एक याद हो जाएगा तो समझ जाइएगा ना भाई, दूसरा चीज़ तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दो ही होता है, बांगर और खादर। तो बोल्ड याद होगा तो अगर बांगर ओल्ड होगा तो खादर न्यू एलुवियल सॉइल होगा। तो समझ गया ना। तो बांगर यही होता है, एलुवियल सॉइल होता है, जो कि क्या होता है, बहुत पहले से डिपॉजिट होता है, ठीक है। क्या होता है? बहुत पहले से डिपॉजिट होता है। देख लीजिएगा, थोड़ा सा इरेज करता हूँ, और देख लीजिएगा बहुत पहले से रहता है। लेकिन खादर जो है से हर साल नदी के में बाढ़ वगैरह जब आता है तब जाके खादर आता है, ठीक है। न्यू होता है, हर एक साल रिप्लेस होता है, ठीक है। तो इस तरह कुछ कुछ देख लीजिए, कंकड़ वगैरह इसमें ज़्यादा होता है, और इसमें बहुत सारा होता है, और इसमें क्ले लाइक सॉइल होता है। ये कल्टिवेशन के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, हम लोग कल्टिवेशन कर सकते हैं। और इसका आपको बांगर जो है से आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स समझते हैं ना, जो आपका जो उत्तर प्रदेश हो गया, इधर बिहार वाले रीजन्स हो गए हैं, ठीक है, उत्तराखंड वाले, इसको नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। और स्मॉल पार्ट बिलो द फूड लेवल इज मेड अप ऑफ खादर, ठीक है। जो फूड लेवल का स्मॉल पार्ट होता है, कहने का मतलब जो ग्राउंड वगैरह आप लोग देखे होंगे, तो उसका बहुत सारा पार्ट जो होता है, ठीक है, तो वो सारा खादर से मिलकर बना होता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना जाकर अंदर पूछेंगे नहीं, बस यही पूछेंगे कि बांगर नया होता है या नया जलोढ़ को बोलते हैं या पुराना को, ठीक है। तो बोल्ड याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बांगर ओल्ड, ठीक है, और खादर न्यू, ठीक है, न्यू एलुवियल सॉइल। समझ चुके हैं ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? इसका आंसर आपका जलोढ़ मृदा हो गया, जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। काली मिट्टी कैसे बनता है पता है? बहुत सारा इग्नियस रॉक के टूटने उठने से बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इग्नियस रॉक, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए जरा? आग्नेय चट्टान बोलते हैं। भूलता नहीं हूँ यार, मतलब कभी कभी कोई चीज़ें माइंड से निकल जाती है, वैसा मैं सोचना कि भूल गया, ठीक है, पता रहता है, बट पढ़ाने के टाइम ना सब चीज़ एक बार माइंड से नहीं निकल के आता है। चलिए, किसका प्रयोग स्ट्रीट लाइट में पीले लैंप में किया जाता है? स्ट्रीट लैंप देखोगे पीला जैसा बल्ब जलता है, तो उसमें क्या भरा जाता है? नियॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या सोडियम? तो उसमें सोडियम भरा जाता है। क्या भरा जाता है? सोडियम। और उसको सोडियम लैंप भी हम लोग जनरली बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और बाकी सारे देख लेता हूँ। नाइट्रोजन गैस आप लोग जानते होंगे, जो कुरकुरे चिप्स वगैरह का पैकेट जो आप लोग खाते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है ताकि ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाए। ऑक्सीजन चला जाएगा तो क्या हो गया? अगर ऑक्सीजन चला गया तो इस पैकेट को खराब कर देता है ऑक्सीडाइज करके, ठीक है। ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है तो खाना को विकृत गंधित हो जाता है, रेंसिड हो जाता है ऑक्सीजन से विकृत होने के बाद, ठीक है, रेंसिड हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए नाइट्रोजन से भर देते हैं ताकि ऑक्सीजन उसमें इंटर ना करे। फास्फोरस आप लोग जानते होंगे, माचिस में अगर देखे होंगे ना माचिस वगैरह, तो उसमें फास्फोरस का यूज किया जाता है। सोडियम अभी बता ही दिया। बल्ब में कुछ कुछ और गैसें भरी जाती है, जैसे कि आप लोग देख लीजिए सोडियम वगैरह हो गया। एक देखे होंगे CFL वगैरह, क्या देखे होंगे? CFL। तो उसमें आर्गन गैस भी भरा जाता है ना, याद रखिएगा। क्या भरा जाता है? आर्गन गैस। तो इसको याद रखिएगा। जनरली हम लोग गैस डालने का पर्पस यही होता है कि बाहर से ऑक्सीजन ना जाए ना, तो फ्यूज वगैरह उसका जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। जैसे बल्ब वगैरह फूट भी गया ना तो उसका जो है से मतलब जलेगा नहीं फिर, ओके। तो आंसर आपका क्या हो गया? सोडियम लैंप, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपका।
किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ग्रंथि माने ग्लैंड होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। क्या होता है आपका मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका पीयूष ग्रंथि हो गया। इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि इसीलिए होता है, कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन का जो रेगुलेशन होता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। मतलब बहुत सारा हार्मोन को रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको मास्टर बोलते हैं। मास्टर क्या करता है? बहुत सारे बच्चों को रेगुलेट करता है। तो यह जो आपका जो ग्रंथि है बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, मतलब बहुत सारे ग्रंथि को रेगुलेट करता है उसके और हार्मोन्स के सिक्रेशन को। दैट इज इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। मुख्य ग्रंथि भी रहेगा तो वही ऑप्शन आपका मास्टर ही ग्लैंड होना चाहिए, यानी पीयूष ग्रंथि ही टिक लगा के आइएगा, ठीक है। इससे एक इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है ACTH। क्या निकलता है? ACTH, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है ACTH, किससे? पीयूष ग्रंथि से, याद रखिएगा। बाकी सारे कुछ कुछ देख लेता हूँ यहाँ पे दिया हूँ कि नहीं, चलिए तो देख लीजिएगा। यही सारा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, थोड़ा सा स्मॉल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, यही ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट जो होता है 0.8 ग्राम होता है, याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसका वेट जो होता है 0.8 ग्राम होता है। और हम लोग का ब्रेन का वेट लगभग जो होता है ऐसे क्या होता है, लगभग कहा जाता है कि 1250 ग्राम होता है। कितना? 1250 ग्राम, ठीक है, 1250 ग्राम हम लोग का ही ब्रेन का वेट होता है। 1250 था या 1650 था? थोड़ा सा करेक्ट कीजिए इसको। 1250 था या 1650 था? थोड़ा सा माइंड से उतर गया है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, होगा इतना ही, 1250 या 1650 ही होगा, कुछ इतना ही के आसपास है। तो चलिए तो देख लीजिएगा, ब्रेन में टोटल 3 हिस्सा होता है। एक होता है सेरेबलम, एक होता है सेरेब्रम, और इधर देख लीजिएगा, इधर आपका जो है से यहाँ पे जो पोर्शन है आपका ये वाला मिड पोर्शन में, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो 3 तरह का, मतलब 3 ठो ब्रेन होता है, इधर से मेन पोर्शन होता है। तो समझ चुके होंगे। तो यही सारा मेन हिस्सा होता है ब्रेन का, 3। तो जल्दी यहाँ से चलते हैं, देख लीजिएगा आप लोग पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन देख लीजिएगा। वेट वगैरह इसका बता ही दिया। ब्रेन का वेट लगभग, यार पता नहीं अचानक से माइंड से कैसे निकल जाता है कोई चीज़। तो चलिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, जो सेरेब्रम है सोचने के लिए यानी थिंकिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रखिएगा। सोचने में आपको मदद करता है सेरेब्रम, और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा यहीं पे, हाँ यही मैं बोल रहा था कि जो ब्रेन स्ट्रीम होता है इसको बोला जाता है, ये मिडिल पार्ट है। तो सेरेब्रम हो गया आपका, सेरेब्रम ऊपर हो गया, और इसको ब्रेन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। हिंड ब्रेन बोला जाता है इसको, फोर ब्रेन बोला जाता है, और इसको ब्रेन स्ट्रीम बोला जाता है। तो यही सारा चीज़ था, कुछ को देख लीजिएगा इसको, तो कुछ आइडिया होना चाहिए। अच्छा हाँ, ब्रेन से आया है। ब्रेन में टोटल आपका 22 हड्डी देखने को मिलेगा। ब्रेन में मतलब स्कल में, ठीक है, जो स्कल खोपड़ी होता है उसमें 22 हड्डी होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, टोटल जो होता है स्कल में, टोटल ऊपर वाला जो होता है ना हिस्सा, उसमें 8 हड्डी होता है। और हमारा जो फेस होता है, फेस, उस पर 14 हड्डी होता है, याद रखिएगा। और बाकी जो हमारे जबड़ा का हड्डी होता है, वो स्कल में एकमात्र ऐसा बोन है जो मूव कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरा जबड़ा हिल रहा है, तो जबड़ा की हड्डी ही सिर्फ हिल सकता है स्कल में 22 हड्डी में से, बाकी कोई हड्डी नहीं हिलता है, सब हड्डी स्थिर रहता है, ठीक है। अगर हड्डी हिल गया तो समझिए कि लाइफ हिल जाएगा। समझ चुके हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। मुख्य रूप से मंगल ग्रह, जो कि आप लोगों का थंबनेल में दिखा होगा, किन किन गैसों से मिलकर बना है? तो जो मंगल ग्रह जो आपका होगा, ठीक है, उसका से बना है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। तो 3 मेन गैसेस आपको मंगल ग्रह पे पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन। इसीलिए तो मंगल ग्रह पे जो है हम लोग क्यों जा रहे हैं, समझिए थोड़ा सा, मंगल ग्रह पर हम लोग क्यों जा रहे हैं। तो मंगल ग्रह के वायुमंडल में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 95% है, नाइट्रोजन भी वहाँ पाया जाता है, आर्गन भी पाया जाता है, और ऑक्सीजन में 0.13% है। यानी कि लाइफ के वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इतने सारे जो गैसिबल है लाइफ सपोर्ट कर सकता है इन लोग, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे हम लोग ज़्यादा एलोन मस्क वगैरह क्या कर रहे हैं, बहुत सारा वहाँ पे मिशन वगैरह भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मार्स पे सब कुछ ज़मीन भी खरीद रहे हैं, पता है ना आपको। तो यही सारा चीज़ है, देख लीजिएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी थोड़ा मात्रा में पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेंजरस गैस होता है ना, ये अगर ब्लड में मिल गया तो आदमी के मौत करा देगा। वही जो काला धुआं निकलता है जब कोई भी चीज़ अच्छा से नहीं जलता है, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ याद रखिएगा CO+H2 मिलकर वाटर गैस बनता है। तो CO+H2 मिल गया तो वाटर गैस बनता है। तो आंसर आपका क्या हो गया था, आंसर सी हो गया था। देख लीजिएगा मंगल ग्रह के बारे में। चलिए थोड़ा सा ग्रह आज फिर आया है तो फिर से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए मंगल ग्रह देखिएगा, अर्थ जो सन से चौथा ग्रह है, क्या है, चौथा ग्रह है। इसको लाल ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पे पाया जाता है मिट्टी में, ठीक है। चलिए, इसका 2 ठो सेटेलाइट है, फोबोस और डिबोस, याद रखिएगा, फोबोस और डिबोस। मरकरी वीनस का कोई सेटेलाइट नहीं है, याद रखिएगा। अर्थ यहाँ से
थर्ड प्लेस पे पड़ता है, याद रखिएगा, यहाँ से सन से। यहाँ से अर्थ से सन की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर कहा जाता है ना, अर्थ से सन का दूरी, और सन से मून का दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा ग्रह आप लोग को पता है जुपिटर है, और शनि के चारों तरफ रिंग है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। लास्ट 4 प्लैनेट को हम लोग जोबिन प्लैनेट बोलते हैं, और प्रथम 4 प्लैनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम 4 प्लैनेट को हम लोग बोलते हैं अर्थ लाइक प्लैनेट, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा इसके बारे में। और हाँ, पृथ्वी का जो घूमने की गति है, आप लोग को कल नहीं बता पाया था, पृथ्वी के घूमने की गति है 28 किलोमीटर पर मिनट, तो इसको याद रखिएगा, 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 28 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से सन के चारों ओर अर्थ जो है से मूव कर रही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, यही स्पीड है अर्थ का मोशन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से किस विधि द्वारा कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति के मतलब व्यक्ति की बड़ी आंत के अंदर देख सकता है? बड़ी आंत को देखने की क्या जरूरी पड़ गई भाई, क्या डाउट है डॉक्टर को? तो इतना कुरकुरे चीज़, फालतू की चीज़ जो आदमी लोग खा रहा है, तो वही सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो डॉक्टर पास जाएगा ही। तो यही सारी चीज़ों के चलते डॉक्टर को देखना पड़ता है कि चलो भाई क्या करवा ली हो तुम अंदर में। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है कोलोनोस्कोपी। क्या होता है? एक जांच होता है कोलोनोस्कोपी, मुंह से पाइप डाल दिया जाएगा आपका, मतलब जो बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो वहाँ चला जाएगा पाइप, और उसके बाद जो है आपका वहाँ का फिगर जो होता है से वहाँ से देख सकता है डॉक्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा कोलोनोस्कोपी कराया जाता है। इंडोस्कोपी याद रखिएगा, इंडोस्कोपी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए होता है। क्या होता है? इंडोस्कोपी में स्मॉल इंटेस्टाइन को देखता है डॉक्टर, और कोलोनोस्कोपी में लार्ज इंटेस्टाइन को देखता है। तो कन्फ्यूजन थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से डायग्राम देख लीजिएगा। यही सारा यहाँ से माउथ वगैरह होता है, खाना यहाँ अंदर जाता है, फूड पाइप जिसको एसोफेगस बोलते हैं। सेलिब्री ग्लैंड देख लीजिएगा, यहाँ होता है सालिवा, जिसमें टाइलिन एक एंजाइम पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए टाइलिन एंजाइम। और उसके बाद यहाँ से देखिए पेट में खाना आता है, पेट में आपका स्टोमक होता है जहाँ पर HCl एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है। उसके बाद लीवर होता है, लीवर में आप लोग को पता होगा सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है? ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। इंटरनल ऑर्गन की बात कर रहा हूँ, लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, तो एक तरह से ग्लैंड है भी है ही लीवर, क्योंकि एक क्या करता है, जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस। ठीक है, लीवर क्या करता है? बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जो कि फैट को पचाने में मदद करता है। लीवर बाइल जूस को सीक्रेट करता है और फैट को पचाने में मदद करता है, और बाइल जूस अपना सीक्रेशन जो है से गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखता है, याद रखिएगा। ठीक है, पैनक्रियाज से देखिए पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और यही पैनक्रियाज जो है से इंसुलिन नाम का हार्मोन को उत्पन्न करता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे खाना देखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिएगा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम भर नाम है इसका, लेंथ इसका 6 से 7 मीटर होता है। स्मॉल नाम भर है, नाम स्मॉल इसीलिए क्योंकि पतला नली होता है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है, कहने के लिए लार्ज है, बट इसका लेंथ जो होता है लगभग देखिएगा तो 1.5 से 2 मीटर होता है। क्या होता है? 1.5 से 2 मीटर लंबा होता है यह लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, समझ चुके होंगे। तो देखिए भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है से कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में, और यहाँ से सारा चीज़ मतलब लगभग हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर जो पानी होता है वही यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, किसमें से? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और खाना का पाचन जो होता है माउथ से ही शुरू हो जाता है, इसको याद रखिएगा। तो समझ चुके हैं, लीवर से एक बाइल जूस निकलता है, और ये जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और बाइल जूस होता है, क्या करता है? फैट को पचाने में मदद करता है, याद रखिएगा। और पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, जो कि ब्लड में शुगर को रेगुलेट करता है। ठीक है, स्टोमक से HCl निकलता है, जो कि बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह को मारने में मदद करता है। बात समझ में आ गया? तो ये सारा चीज़ यहाँ से देख लीजिएगा, इतना सारा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से बनता है। ठीक है, तो समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग पौधों में स्टार्च के निर्माण में सहायक होता है? यानी कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा मतलब चीज़ होता है, मतलब कौन सा चीज़ है जो पौधों में स्टार्च का निर्माण करता है? स्टार्च का फॉर्मूला पता है? C6H10O5 का हॉलेन है। ठीक है, क्या है? स्टार्च है। एक तरह का आप लोग देखे होंगे कि जब खाना वगैरह बनता है तो इन लोग का एक तरह का फूड होता है। क्या होता है? स्टार्च, मंड जिसको हिंदी में बोलते हैं, फूड होता है। तो यही जो है खाना इन लोग क्या करता है? बाद में स्टोर करके रखता है। तो स्टार्च के निर्माण में कौन कौन मददगार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल। आपको फोटोसिंथेसिस का तो प्रक्रिया याद है ना कि भूल गए? क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया होता है वो भूलना नहीं है। आप लोग को थोड़ा सा पता होगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O लेते हैं, क्या चीज लेते हैं? 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O, दैट गिव्स C6H12O6। ठीक है, C6H12O6।
और प्लस में यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। तो यही सारा देखिए ग्लूकोज है यह, और यही ग्लूकोज जाके बाद में स्टार्च के रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र भी याद रखिएगा आप लोग, और यही बाद जाके स्टार्च में कन्वर्ट होता है। तो यही स्टार्च होता है। ठीक है, अब स्टार्च एक तरह का देखिएगा कि एक तरह का जो मंड है, ठीक है, स्टार्च एक टाइप ऑफ मतलब पॉलीसेकेराइड है ना, पॉलीसेकेराइड है यह, और इसका सिंपल फॉर्म एमाइलोज होता है एक तरह का। समझ गया? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, चलिए, तो यही सारा स्टार्च हो गया। अब स्टार्च वगैरह को बाद में जो मंड होता है, ठीक है, जो पेड़ वगैरह होता है, जब खाना उन लोग का एक्स्ट्रा हो जाता है तो बाद में बहुत जगह स्टोर करके रखता है उन लोग, जैसे कि लिप्स वगैरह में हो गया, ठीक है, रूट वगैरह में हो गया, स्टेम वगैरह में खाना को स्टोर करके रखता है। तो ये देखिएगा जो प्लांट होता है अपना खाना को स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है, और आदमी लोग जो है अपना खाना को जो है से ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है। जैसे 2 दिन तक नहीं खाइएगा तो तुरंत मर नहीं जाएगा इंसान, ठीक है, कुछ दिन जिंदा रहेगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो बचा हुआ ईंधन है बॉडी में वो यूटिलाइज होता है। चलिए थोड़ा सा याद रखिएगा, प्लांट के बारे में आया है। प्लांट में पत्ती में बहुत छोटा छोटा रंध्र पाया जाता है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं हम लोग, छोटा छोटा छिद्र। यही जो है से इन लोग को सांस लेने में यानी कि गैसेस यानी कि O2 और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है। और यहाँ से इन लोग का जो बंद होने का और खुलने का जो प्रोसेस होता है वो गार्ड सेल्स के द्वारा क्या होता है मतलब रेगुलेट किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है जो हरा कलर का होता है, इसमें पिगमेंट, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं पत्ती में, ठीक है ना। तो ये सारा याद रखिएगा। और इसको जो रंध्र जो खुलता है या बंद होता है उसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है प्लांट में जिसको ऑक्जिन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जिन। तो याद रखिएगा इसको। तो बहुत सारे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट था, मैं डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सम्मिलित नहीं है। चलिए तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बताइए जरा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बोल रहा है कि MgOH का Hol2 होगा, बिना बुझा हुआ चूना का कैल्शियम ऑक्साइड होगा। संगमरमर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका CaCO3 हो जाएगा, और वाटर गैस का फॉर्मूला CO2 + H2 हो जाएगा। तो बताइए जरा क्या होगा। अभी मैं वाटर गैस का फॉर्मूला ना कुछ देर पहले बता भी दिया था, याद है? तो अगर याद होगा तो बन जाएगा। देखिए बाकी सारा सही है, डी गलत है। वाटर गैस में CO2 + H2 नहीं होता है, CO + H2 होता है। वाटर गैस क्या होता है? CO + H2 होता है। ये गलत है, ये सही है, CO + H2। तो इसको वाटर गैस हम लोग बोलते हैं। बाकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आखिर होता क्या है समझाता हूँ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे कि सुने होंगे कि एसिडिटी हो जाता है, शरीर में खाना नहीं पचता है, तो उसमें दवाई रहता है, तो उसको में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो एक तरह का बेस है ना, क्योंकि एसिडिटी हो जाता है तो उसके लिए बेस चाहिए ना, उसको उदासीन करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। इसके जगह पर आप बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है तो NaHCO3 भी यूज कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जिसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसका भी यूज कीजिएगा, ये भी बेसिक नेचर का होता है, तो इससे भी आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना याद रखिएगा, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, जिसको आप लोग कली चूना ही बोलते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगर पूछेगा कि अगर कोई खेत वगैरह में है मतलब पैदावार नहीं हो रहा है, ठीक है, एसिडिक हो गया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड से उसको ट्रीट किया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और थोड़ा सा एक रिएक्शन याद रखिएगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलता है तो बुझा हुआ चूना बन जाता है COH का Hol2। क्या बन जाता है? बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है, जिसको हम लोग सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बन के आता है आपका, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, आप लोग देख लीजिए संगमरमर के बारे में। तो संगमरमर का फार्मूला होता है CaCO3, एक तरह का देख लीजिएगा, मार्बल यही है संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट ही फार्मूला होता है। चौक वगैरह जो होता है उसका फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और संगमरमर एक तरह का जो है से मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर में जब रहता है तो क्या में कन्वर्ट हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो संगमरमर यही है, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए तो यही संगमरमर है। संगमरमर को याद है ना, मकराना के खान जहाँ से ताजमहल के लिए मंगवाया गया था राजस्थान में। काला जर ज्वर या फिर काला जार भी इसको बोलते हैं, का संचार किससे होता है, मतलब कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन है वह? चिचड़ी, काला मक्खी, सेठ-सी या सिकता मच्छी, कौन है? तो इसके लिए देखिए जो काला ज्वर होता है, जिसको काला जार भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं, उसके लिए सिकता मच्छी, इसको अंग्रेजी में सैंड फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड फ्लाई, बालू मक्खी या सिकता मच्छी बोलते हैं, ठीक है, मक्खी बोलते हैं, मच्छी बुला रहा है, जिसको सैंड फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैंड फ्लाई, यहाँ से इसको बोलते हैं सिकता मक्खी को, ठीक है। तो चलिए, तो यही काला ज्वर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो समझिए, थोड़ा सा एक बात करता हूँ, जो काला जार रोग है एक लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ चलते होता है। लिस्मेनिया 10th का बुक में पढ़े हैं ना, इसमें 10th का बुक में डायग्राम देखे होंगे लिस्मेनिया का, तो वही काला जार रोग, वहाँ भी काला जार रोग मेंशन किया हुआ है 10th का बुक में, जाकर देख लीजिएगा 10th क्लास का चैप्टर आपका 8 होगा ना, देख लीजिएगा। तो काला जार रोग यही लिस्मेनिया के चलते होता है, एक तरह का ये आपका देखिए को मिलेगा आपका प्रोटोजोआ है।
और अमीबा में पता है दोनों में बाइंडरी फिजन होता है ना, अमीबा और लेशमेनिया में, ठीक है। तो ये देखिए बाइंडरी फिजन मतलब इन लोग जो अपना मतलब रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है सब, ठीक है। तो समझ चुके हैं कालाजार इसी से होता है, यही लेशमेनिया है, ठीक है। और अभी तो अमीबा के लिए बताए थे ना, एंट अमीबा वाला डायसेंट्री रोग होता है, तो वही अमीबा के चलता ही होता है, ठीक है। इसका आकार अनियमित होता है, पूछता है कभी कभी अमीबा में, ठीक है। और अमीबा में एक क्वेश्चन पूछता है कि जो है से उसका एक फॉल्स फिट होता है, मतलब नकली पैर, उसको हम लोग स्वीडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीडोपोडिया, पी से नाम शुरू होता है, PACU, स्वीडोपोडिया, ठीक है। फॉल्स फिट वैसा मतलब ऐसे ऐसे आकार चेंज करके वो खाना वगैरह को ले लेता है अंदर, तो यही होता है अमीबा में। तो समझ चुके हैं ये सब चीज़। आपका आंसर कालाजार रोग किसके चलते होता है? लिस्मेनिया नामक जो है से प्रोटोजोआ चलते होता है, जिसका वाहक जो है से बालू मक्खी, जिसको सेंट फ्लाई बोलते हैं। तो यही सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बाकी लर्नर्स क्लास एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ लिखें, व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे